नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एम्पीयर के नियम के बारे में। विद्यार्थियों, कक्षा 12 का जो 4th चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है, उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बायो-सावर्ट का नियम देखा था, साथ में बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग भी देखे थे। यहां पर हम एम्पीयर का नियम देखेंगे, एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग भी यहां पर देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक पतले सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम बात करेंगे कि उस सीधे पतले तार के स्थान पर हम मोटा चालक तार ले लेंगे, तो मोटे चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखेंगे। उसके पश्चात खोखला चालक तार ले लेंगे। देखिए, पतला चालक तार, मोटा चालक तार और खोखला पतला चालक तार, तीनों की वजह से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम परिनालिका और टोरॉइड की भी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो एम्पीयर के नियम और उस पर आधारित जो एप्लीकेशंस हैं उन पर डिपेंड है। इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पीयर के नियम के बारे में। तो देखिए, एम्पीयर का जो नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बताता है और ये किसी बंद वक्र के लिए लागू होता है। आप एक काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करेंगे और उस बंद वक्र के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है वो उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं, है क्या। देखिए, इसका जो मैथमेटिकल रूप है वो भी हम देखेंगे, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हम यहां पर देख लेते हैं कि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली, बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का, गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है, μ0 गुणा होता है। ये नियम है, ये इसका स्टेटमेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपके पास में कोई एक बंद वक्र होगा और उस बंद वक्र के अनुदिश जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका बंद रेखा समाकलन हम कह रहे हैं। तो बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर का ये इंटीग्रेशन, और यहां पर ये जो आप साइन देख रहे हैं बंद रेखा समाकलन, यहां पर dl है तो ये रेखा समाकलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग आपको यहां पर करना है। बीजगणितीय योग का मतलब भी क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि ये मैंने कुछ तार लिए हैं और इन तारों में से बहने वाली धाराएं, इसमें से I1 इसमें अंदर जा रही है, I2 ये बाहर निकल रही है, I3 I4 I5। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन है वो इस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराएं, तो कुल धाराओं का मतलब हो गया समेशन I, और ये होता μ0 गुणा। तो ये तो हो गया इसका गणितीय रूप, ये तो क्या आ गया हमारे पास में, इसका गणितीय रूप आ गया है। ओके, अब बात यहां पर करते हैं कि बंद वक्र में से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग का अर्थ क्या है। तो यहां से आप देखेंगे बंद वक्र में प्रवेश करने वाली धाराओं का आप लीजिए धनात्मक, और ये जैसे ये प्रवेश कर रही है ये बाहर निकल रही है तो इसको आप लेंगे
माइनस में, फिर ये प्रवेश कर रही है, ये प्रवेश कर रही है, तो ये I3 I4 ये प्लस में, और I5 किस में लेकर चलेंगे आप, माइनस में लेकर चलेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम और बायो-सावर्ट का नियम, दोनों की ही सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन दोनों का जो रूप है वो अलग अलग है। वहां पर एक अल्पांश धारावाही अवयव की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, यहां पर एक धाराओं का समूह होगा, धाराओं का समूह होगा, तारों का एक समूह होगा, और उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है उसकी वैल्यू एम्पियर के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। ओके, तो यहां पर आपके पास में जो भी एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन में हम एक बंद वक्र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करना है, एक क्लोज पाथ यहां पर क्रिएट करेंगे, और वो जो क्लोज पाथ है वो हम इस तरीके का निर्माण करेंगे कि उसका हम आसानी से उसकी लेंथ निकाल सकें, उसकी लेंथ हमें पता हो या उसकी लेंथ आसानी से निकली जा सकती है। तो ऐसे बंद पथ का निर्माण हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए, एम्पियर का नियम है वो इस बंद पथ के आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता कि भाई इस बंद वक्र का जो आकार है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हर आकार पर एम्पियर का नियम लागू होता है। आकृति उसकी आप लीजिए वृत्ताकार, वर्गाकार, जो आप आकृति लेते हैं उन सभी पर डिपेंड करेगा। तो एम्पियर का नियम बंद पथ के आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता। अब मैं यहां पर चर्चा करूंगा एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों की। तो सबसे पहले हम सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर देखेंगे। विद्यार्थियों, बायो-सावर्ट के नियम में भी हमने सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी। सिमिलर फॉर्मूला यही है, थोड़ा सा क्या है, निकालने का तरीका अलग है। तो हमारा क्या है, सीधा तार होना चाहिए, सीधे लंबे, लंबा का मतलब ये बहुत लंबा है, लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक तार है जो कि काफी लंबा है। ओके, बहुत लंबा है, और इस तार में से आई धारा बह रही है। कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, मैं एक बार आपको जो एम्पियर का नियम अप्लाई करके आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करता हूं वो बता देता हूं। तो आपको जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से गुजरने वाले एम्पियर के बंद पथ का निर्माण करना होगा। तो यहां से हम एक वृत्ताकार बंद पथ का निर्माण यहां पर कर लेते हैं। ये क्या है, बंद पथ। ये बंद पथ किस लिए लिया हमने, एम्पियर का नियम लागू करने के लिए। ठीक है, एम्पियर का नियम क्या कहता है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन I, यही है। अब देखिए, इस बंद वक्र का निर्माण हमने कर लिया। बंद वक्र में से केवल और केवल ये तार जा रहा है, तो बंद वक्र में से गुजरने वाली धाराएं तो क्या है, समेशन I का मतलब है I। केवल एक तार जा रहा है तो समेशन I का मतलब यहां पर क्या है, I। ओके, अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। आप धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यदि ये पॉइंट P बोर्ड के तल में है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। क्लियर? तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ओके, अब यहां पर इसमें हम लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश लें dl, तो dl भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में B होगा। ओके, तो B और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां से हम देखिए क्या पुट कर देंगे। चलिए यहां लिख देता हूं मैं B dl cos 0, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू यहां पर 0 बराबर
म्यू 0 I। यहां से कोस 0 का मान हो गया 1 और b को हम ले लेंगे बाहर, b को बाहर ले लिया, b को बाहर ले लिया, dl रह गया। dl का मतलब हो गया इस बंद वक्र की टोटल लंबाई, और इस बंद वक्र की जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ, जबकि इसकी रेडियस r है, वो हो जाएगी 2 पाई r। 2 पाई r, तो b इंटू में 2 पाई r बराबर म्यू 0 I। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b क्या निकलती है, म्यू 0 I बट्टे में 2 पाई r। तो एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो म्यू 0 I 2/2 पाई r होती है। ठीक है, यह हमने वैसे बायो सावर्ट के नियम में भी देखा था और यहां पर भी है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तार से दूर चलेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां से इस फॉर्मूले से देखो क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो यहां से यदि आप b और r के बीच में ग्राफ खींचें, एक तरफ ले ले हम b और दूसरी तरफ ले ले हम r, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तत्पश्चात ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो जो तार हमने लिया है, ये लिया है पतला। कैसा तार लिया हमने, पतला तार लिया। अब मैं यहां पर बात करूंगा मोटे मोटे सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मोटा चालक तार हम लेकर चलेंगे। तो देखिए, मोटे चालक तार के कारण से उसके बाहर यदि आप ऐसा तार लेकर चल रहे हैं, ये हमारे पास में चालक तार हैं, चलिए इसको समझें आप। और इस चालक तार के अंदर ये इसकी अक्ष है, इसकी अक्ष है। इस तार की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। इसमें से जो बहने वाली धारा है वो है I, पूरे तार में से बह रही है। ये इतना मोटा तार है, ये समझने के हिसाब से हमने लिया है, समझने के हिसाब से हमने दिखाया है। अब यहां पर मैं इसके बाहर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूंगा पॉइंट P1 पर, फिर इसके पृष्ठ के ऊपर पॉइंट P2 पर, फिर इसके अंदर। ठीक है, तो उस बिंदु को नाम देता हूं मैं P3। क्या नाम दे दिया हमने, P3 नाम दे दिया। तो पॉइंट P1 पर जो कि बाहर है, जो कि क्या है, बाहर। तो बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जैसे पतले चालक तार के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सिमिलर उसी टाइप की होती है, सेम ही होगी। ओके, चाहे आप मोटे चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें, चाहे पतले चालक तार के कारण से देखें, चाहे खोखले चालक तार के कारण से देखें, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम रहने वाली है। ओके, बात करते हैं उसके पृष्ठ के ऊपर, सरफेस पर क्या होगा, चालक तार के पृष्ठ के ऊपर, ये पॉइंट P2 पर आ गए हम। तो P2 पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल r के स्थान पर आप कैपिटल R पुट कर देंगे। स्मॉल r के स्थान पर आपको क्या पुट करना है, कैपिटल R पुट करना है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, यहां से हम क्या कर रहे हैं कि इस चालक के अंदर कौन सा पॉइंट हो गया, P3। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और यहां से इस अभिष्ट बिंदु के बीच की डिस्टेंस हम स्मॉल r लेकर चलेंगे। चाहे P1 पर देख रहे हैं तब O से P1 की डिस्टेंस है वो
स्मॉल आर लेकर चलेंगे। यहां पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है और यहां पर स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा से बहने वाली धारा कितनी है, वो है आई। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा है कैपिटल आई। फिर यदि मैं एकांक क्षेत्रफल की बात करूं, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा तो वो है आई बट्टे में पाई आर स्क्वायर। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए भाई इस वाले क्षेत्रफल से बहने वाली धारा कितनी है। तो इस वाले क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के लिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। देन यहां से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा वो आ जाएगी समेशन आई, बंद वक्र में से गुजरने वाली धारा। तो ये आ गई हमारे पास में आई बट्टे में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू आर स्क्वायर बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ गया समेशन आई। क्या आया, समेशन आई। अब इसमें आप लगा दीजिए एम्पियर का नियम, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई। ठीक है, यहां से बी बाहर आ जाएगा, डी एल अंदर आ जाएगा, म्यू जीरो ये आ गया हमारे पास में। और यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आर आएगी। चलिए मैं यहां पर रख देता हूं 2 पाई आर, स्मॉल आर आएगा। इसको भी समझ लें क्योंकि जो बंद वक्र बनेगा वो पॉइंट P3 से होकर गुजरेगा, तो पॉइंट P3 से होकर गुजरने वाले जो बंद वक्र है उसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर होगी। ओके, देन यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं, और ये अब की बार है अंदर। तो देखो ध्यान दीजिए म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई। फिर यहां से एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बट्टे में आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर। ये आ गया हमारे पास में। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये बाहर, ये पृष्ठ पर और ये अंदर। और यहां से देखिए जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, यहां से एक रिजल्ट हमें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बाहर की तरफ है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर है वो दूरी के समानुपाती होने वाली है। यदि आप ग्राफ खींचें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, देन आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आप देखिए एक तरफ हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं डिस्टेंस। देन जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जैसे ही उसके केंद्र से आप चले, कहां से चले, केंद्र के ऊपर देखो r बराबर 0 हो जाएगा, सेंटर पर क्या हो जाएगा, सेंटर पर r बराबर 0। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। कि किसी मोटे धारावाही चालक तार के कारण से उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी, और 0 होगी तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम इसके पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे, यहां से हम यहां पर बढ़ेंगे, तो b है वो दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी और पृष्ठ के ऊपर मैक्सिमम होगी, फिर वापस घटती चली जाएगी। यहां पर घट रही है और यहां पर समानुपातिक रूप से बढ़ रही है। यहां पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल है। तो ग्राफ है, मुझे उम्मीद है आपको ये जो ग्राफ है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा यहां तक, क्लियर। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर बात करेंगे। अब हम यहां पर जो चालक तार ले रहे हैं ये खोखला लेकर चलेंगे। कैसा है, खोखला, खोखला बेलनाकार, खोखला है और बेलनाकार है, बेलनाकार, खोखला बेलनाकार धारावाही चालक। ये जो पॉइंट है आप यहां पर देखेंगे कि जो धारा बह रही है वो सारी की सारी इसके पृष्ठ से ही बह रही है। धारा कहां से बह रही है, इसके पृष्ठ से ही बह रही है, क्योंकि अंदर से ये खोखला है। अंदर से कैसा है, खोखला है। अंदर वाला जो भाग है उसमें से कोई विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाहर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे
तो यही आएगी। पृष्ठ के ऊपर जो इसका पृष्ठ है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, क्योंकि इसकी अक्ष है कैपिटल आर रेडियस है, तो पृष्ठ के ऊपर भी सेम ही रहेगा। लेकिन इसको क्लियर कर लें कि अंदर की तरफ कोई मैटर नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है। देन यहां पर अंदर सेंटर पर सब जगह अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये यहां पर इसका अगला पार्ट हो गया है। अब यहां यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो ये जो ग्राफ है वो इस टाइप का प्राप्त होने वाला है, ऐसा ही मिलेगा ग्राफ, क्योंकि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है खोखले बेलनाकार चालक के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो चालक के अंदर तो 0 होगी, पृष्ठ के ऊपर अधिकतम होगी, और जैसे ही पृष्ठ से दूर चलेंगे तो वो डिक्रीज होती चली जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको ये सारे जो बिंदु हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ इन पर डिपेंड क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा परिनालिका की, बात करेंगे टोरॉइड की। ओके, चलिए एक बार यहां से इन सबको यहां हटा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि 5 सेमी त्रिज्या वाले लंबे व सीधे ठोस चालक से 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, जो इसके पूरे वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। चालक की अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जबकि हमें म्यू आर भी 1000 दे रखा है। देखो यहां पर जो वायर है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जबकि हमें इसकी अक्ष से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए। इसका मतलब है कि हमें तार के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो देखिए तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये हमारे पास में है, देखो म्यू 0 आता है, तो यहां पर अंदर रह जाएगा केवल म्यू, तो यहां पर म्यू 0 म्यू आर आई इंटू में स्मॉल आर बट्टे में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देन यहां से b इक्वल टू म्यू 0, देखिए इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया म्यू 0 बट्टे में 4 पाई, ये म्यू आर पढ़ाई है 2i इंटू आर बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर। तो म्यू 0/4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7, म्यू आर का मान होता है 1000, 2 आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 3 एम्पियर, और ये यहां पर स्मॉल आर ये हमारे पास स्मॉल आर है, जितनी दूरी पर आपको ज्ञात करना है, तो 4 × 10 की घात -2 बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की घात -4, और यहां पर हो जाएगा ये 5 × 5। ओके, तो यहां से आप देखें 5 × 5 से यहां से ये हो गया 25 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये आ गया 40। ठीक है, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 को 2 से गुणा करेंगे 96, और यहां से मैं एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देता हूं, 1 0 यहां से बाहर निकलता है, तो 2 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 4 यहां से आएंगे तो 10 की घात -3 ठेसला ये आ जाएगा, और आप कैलकुलेशन देख लीजिए, मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लंबे सीधे तार जिसकी रेडियस हमें 3 मिलीमीटर है दे रखी है, में नियत धारा जो समान रूप से तार की अक्ष के अनुदिश अनुप्रस्थ काट में वितरित है। यदि धारा घनत्व 100 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर है तो तार की अक्ष से 2 मिलीमीटर की दूरी पर और तार की अक्ष से 4 मिलीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर आप ध्यान देंगे जो रेडियस है तार की वो हमें दे रखी है 3 मिलीमीटर, तो एक तो हमें तार के अंदर ज्ञात करना है, एक तार के बाहर ज्ञात करना है। दोनों स्थितियों में देख लेते हैं। तो देखिए
पहले तो हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं जो कि J इंटू ए होता है। तो J की वैल्यू हमें दे रखी है 100 और ए का मान पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। तो यहां से 100 गुणा में पाई गुणा में R की जो वैल्यू है वो इसकी रेडियस 3 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर, 3 मिलीमीटर दे रखी है तो 3 इंटू 10⁻³ इसको पुट कर दिया हमने। आई हमारे पास में आ गया है तो सबसे पहले हम अंदर ज्ञात कर लेते हैं, ए पार्ट हम ज्ञात कर लेते हैं जो कि क्या है μ0 I स्मॉल r बट्टे में 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो देखिए इसे हम क्या लिख दें 10⁻7 इंटू 2 से गुणा कर दिया। आई की जो वैल्यू है वो है 100 पाई इंटू इसका स्क्वायर कर दीजिए 9 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3। ओके, स्मॉल r की वैल्यू भी यहां पर है। तो स्मॉल r कितना है, जहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है तो 2 गुणा 10 की घात -3। भाग किसका लगाना है, अंदर ज्ञात करना है। देखिए कैपिटल R है तो कैपिटल R है 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3 क्योंकि स्क्वायर है यहां पर। तो देखिए 10 की घात 9 तो कट गए यहां से, 10 की घात -3 यहां से कट गई, 10 की घात -3 यहां से कट गई। जो कुछ कट पिट गया है उसके पश्चात क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 पाई प्लस में घात ये रह गई 2 और माइनस में 10 तो 4 पाई गुणा 10 की घात -8 ठेसला आ जाएगा। ओके, अब तार की अक्ष से 4 मिलीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अब की बार हो गया बाहर। तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा μ0 I बट्टे में 2 पाई R। तो 2 गुणा 10 की घात -7 I की वैल्यू हमारे पास में है 100 पाई गुणा 3 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर बट्टे में स्मॉल r 4 मिलीमीटर। तो 4 गुणा 10 की घात -3। तो यहां से आप ध्यान दें कि 1 2 तो कट गया है, 1 10 की घात -3 भी कट गई है। तो यहां से देखो 3 का स्क्वायर पड़ा था तो 9 ये पाई बट्टे में 2। अब यहां से देखिए क्या क्या रह गया, एक तो 10 की घात -3 -10 और 2 प्लस में यहां पर है तो 10 की घात -8 रह जाएगा। ये आएगा हमारे पास में इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक लंबा सीधा ठोस धातु का तार जिसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 2 मिलीमीटर, अक्ष से 2 मिलीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B। देखिए इसका मतलब हो गया पृष्ठ पर धातु के तार की त्रिज्या भी 2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है कैपिटल B। तो इसके पृष्ठ के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है μ0 I बट्टे में 2 पाई R और ये हमें B दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है B, हमें 1 मिलीमीटर पर पूछी है, इसका मतलब अंदर पूछा है। अंदर क्या होती है μ0 I इंटू स्मॉल r बट्टे में 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूं μ0 I बट्टे में 2 पाई R स्मॉल r बट्टे में कैपिटल R और इसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल B। स्मॉल r कितना है 1 मिलीमीटर, कैपिटल R कितना है 2 मिलीमीटर, तो B/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B/2 आ जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा यहां पर एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में और अगले अनुप्रयोग की ओर बढ़ते हैं हम। यहां पर हम लेकर चलेंगे परिनालिका सोलेनोइड। परिनालिका होती क्या है, एक पतला लंबा खोखला कुचालक बेलन जिस पर एक समान रूप से विद्युत रूप तांबे के तार लिपटे होते हैं, तो उस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। चलिए देखें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परिनालिका सोलेनोइड। परिनालिका, परिनालिका किससे कहेंगे, होती क्या है वो देख लीजिए कि आपके पास में एक खोखला बेलन है, कुचालक बेलन है और उसकी त्रिज्या की तुलना में उसकी जो लंबाई है वो अधिक है। देखिए इसकी जो रेडियस है
वो है काफी कम, रेडियस तो यही है, ठीक है, जबकि इसकी लंबाई क्या है, काफी ज्यादा। तो खोखले कुचालक बेलन पर यदि हम एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दें, तो यहां से हम कुछ तार इस तरीके से लपेट दें इसके ऊपर एक समान रूप से, तो उस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। ओके, ये हमारे पास में एक परिनालिका है कि जब किसी खोखले कुचालक बेलन के ऊपर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि लपेट दिए जाएं, तो उस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं, सोलेनोइड कहा जाता है। ओके, ये व्यवस्था है परिनालिका। इसका काम क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसको हम यूज में लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्रिएट होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो वायर है ना, यहां से आप देख रहे हैं ये घूमकर इस तरीके से घूमकर बाहर आ रहा है, ये अंदर, फिर बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो ये इस वाले हिस्से से जो वायर है वो बाहर की ओर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी अंगुलियों की तरफ होगी, और यहां पर जो वायर है वो घूमकर ऐसे अंदर जा रहा है, तो यहां पर मेरे अंगुलियों की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए ऐसे देखें आप, ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे। तो यहां पर यदि मैं एक परिनालिका इस तरीके से निर्मित करूं, तो ऊपर वाले हिस्से के ऊपर और ये बाहर की ओर निकल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो रही है, तार बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये मैंने तार के संकेत दिखाए हैं, किसके संकेत दिखाए, तार के। और ये मैंने क्रॉस वाले किसके दिखाए हैं, तार अंदर की ओर दिखाए, न कि चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र तो कैसा होता है, यहां पर तार बाहर निकल रहा है तो मेरे अंगुलियों की दिशा में ऐसे 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 होगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ऐसे चलेगा, ऐसे अंदर की तरफ, यहां पर भी ऐसे ऐसे, और अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से मौजूद होती है। तो ये परिनालिका थी, देखो ये यहां से यहां तक, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मौजूद रहेगी। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, जीरो लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं, जीरो लेकर चलेंगे। ओके, अब किसी परिनालिका के कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट डायग्राम में आपके सामने रख रहा हूं। ये हमारे पास में एक लंबी परिनालिका है, ठीक है, ये इस परिनालिका की अक्ष है। इसके इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये जो पॉइंट P है ये इसकी अक्ष पर मौजूद है, और यहां से ये जो एंगल है वो अल्फा है, ये एंगल है बीटा है। इसकी जो लेंथ है वो L है, और इस पर फेरों की संख्या N, मतलब जो आपने विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे हैं ना, उनकी संख्या कितनी है, कैपिटल N है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखेंगे। किससे पुट करना, आपको स्मॉल n से लिखना है, जो कि कुल फेरों की संख्या बट्टे में कुल लंबाई के बराबर होगा। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ही है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बट्टे में स्मॉल n। अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो होती है 1/2 μ0 Ni, जो तार इसके ऊपर लिपटे हुए हैं उसमें से बहने वाली धारा कैपिटल I है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, इनटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही परिनालिका का फॉर्मूला है। और यदि देखो परिनालिका की लंबाई अनंत हो, यदि परिनालिका की लंबाई कितनी हो, परिनालिका की लंबाई अनंत हो, लंबाई अनंत हो, बहुत लंबी हो परिनालिका, और बहुत लंबी जब होगी तो अल्फा का मान 90, बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में 1/2 μ0 Ni इंटू में साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1,
1 + 1 हो जाएगा 2, 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0 ni आ जाएगी। और ये कब है, जब बहुत लंबी परिनालिका हो, और मोस्टली परिनालिका लंबी होती है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में मिल गया कि भाई परिनालिका, इसका मतलब वो लंबी है, ये वाला फॉर्मूला आप उस पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N बटे में L से, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, यदि हम किसी परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें, कि जैसे मान लीजिए कि परिनालिका के एक सिरे पर, परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, तो एक सिरे के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो पॉइंट P है वो यहां आ जाएगा। तो अल्फा तो हो जाएगा 0, अल्फा क्या हो जाएगा 0, अल्फा 0 हो जाएगा। और बहुत लंबी परिनालिका है तो बीटा हो जाएगा 90, बीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से ही देख लीजिए आप, ये तो मेन फॉर्मूला, व्यापक सूत्र तो यही है। फिर उससे हम देखो क्या लिख सकते हैं, μ0 ni sin 0 + sin 90, और sin 0 का मान 0, 90 का मान हो गया 1। फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक अनंत लंबाई की परिनालिका के एक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके मध्य भाग से आधी हो जाती है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी। तो ये मैंने तीनों स्थितियों में बता दी है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0, यहां 0, यहां पर यदि लंबी परिनालिका है तो μ0 ni, और लंबी परिनालिका है तो यहां पर μ0 ni/2। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको ये जो परिनालिका वाला टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो एम्पियर का नियम है उसके अनुप्रयोग का अंतिम पार्ट टोरॉइड लेकर चलूंगा। देखिए, परिनालिका को यदि हम मोड़ कर एक वर्ताकार रूप धारण दे दीजिए, परिनालिका आप जानते हैं बेलनाकार होती है, और यदि उसी बेलन को ही, लंबे बेलन को यदि मोड़कर वर्ताकार रूप दे दिया जाए तो आपको मिल जाएगा टोरॉइड। उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, टोरॉइड कहेंगे। देखिए किस तरीके की व्यवस्था होती है, हम आपको समझा देते हैं टोरॉइड क्या चीज है। टोरॉइड, आपके पास में टोरॉइड किसे कहेंगे, जो लंबी परिनालिका है, लंबी है, उसको आप मोड़िए। जैसे ये परिनालिका है, इसको आप मोड़कर क्या कर लीजिए, एक वृत्ताकार रूप धारण दे दीजिए, तो उस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। परिनालिका का काम था एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, और टोरॉइड का काम भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना ही है। ठीक है, चलिए कैसे क्रिएट होता है और कितना होता है, दोनों चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। देखो, परिनालिका को मोड़कर यदि आपने उसको वर्ताकार रूप धारण दे दिया, यदि ऐसा रूप उसको दे दिया, अब इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार हैं, वो इस तरीके से लिपटे हुए हैं, ऐसे तार लिपटे हुए हैं। इस तरीके से तार लिपटे हुए हैं। इस तार में से धारा जा रही है, तो यहां पर धारा की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होने वाली है, ऐसे होगी, ऐसे होगी। अब देखिए, इसके केंद्र से ये जो टोरॉइड हमारे को मिला है, इस टोरॉइड की अक्ष, ये जो मैं अब दिखा रहा हूं डॉटेड वाली लाइन, ये जो डॉटेड वाली लाइन है वो है इस टोरॉइड की अक्ष, टोरॉइड की अक्ष। और टोरॉइड की जो अक्ष है उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। देखो कई बार क्या होता है कि आंतरिक त्रिज्या आपको दे देते हैं, बाहरी त्रिज्या आपको दे देते हैं, तो इसकी जो माध्य त्रिज्या है वो दोनों त्रिज्याओं के औसत के बराबर होती है। ठीक है, आप ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। यहां से जो वायर है उसमें से धारा बह रही है I, इसमें फेरों की संख्या है कैपिटल N। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या,
तो देखिए विद्यार्थी, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है स्मॉल एन से पुट करेंगे कुल फेरे हम क्या लेकर चल रहे हैं, कैपिटल एन बट्टे में कुल लंबाई। अब तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर, आर इसकी औसत त्रिज्या और ये एक वृत्ताकार रूप में है तो इसकी परिधि के बराबर ही इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, तो 2 पाई आर होगी। क्या होगी, 2 पाई आर। ठीक है, स्मॉल एन आ गया। अब देखो इसकी अक्ष पर, कहां पर, अक्ष पर या इसकी क्रोड पर कह सकते हैं कि क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0 ni। कितनी होती है, μ0 ni। इस एन को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन की फॉर्म में भी इसको पुट कर सकते हैं। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी। इसके द्वारा घेरा हुआ जो अंदर वाला भाग है यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टोरॉइड होता है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 ni होती है, यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ओके, अब हम परिनालिका और टोरॉइड पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेते हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं, एक एक करके उनको देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन से यहां पर हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमें एक परिनालिका दे रखी है और इस परिनालिका के पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और यहां से बहने वाली धारा कैपिटल I है। क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इस परिनालिका के अंदर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n और बहने वाली धारा कैपिटल I है। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। मैंने जो बताया था आपको उसमें ये वाला एंगल तो था अल्फा और ये वाला एंगल था बीटा। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो अल्फा है ये यदि 30 है तो ये यहां से यहां तक 90, अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री और बीटा यहां से कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, हाफ μ0 ni साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो 1/2 μ0 ni साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 μ0 ni √3 + 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो μ0 ni √3 + 1/4 हो जाएगा। फिर इसके पश्चात ही ऊपर वाला क्वेश्चन आप देखें कि हमें एक परिनालिका दे रखी है जिसकी प्रति सेमी 200 फेरे हैं। प्रति सेमी कितने फेरे हैं, 200 फेरे हैं और 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। एन का मान कितना है, 200 फेरे प्रति सेंटीमीटर। यदि यहां से मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में, तो इसको 100 सेंटीमीटर, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास में क्या आ गया, 2 जीरो और लगा दिए मैंने, तो ये हो गया 20,000। ठीक है, ये फेरे आ गए, फेरे प्रति मीटर आ गए। ठीक है, अब अपन को b की वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि क्या होता है μ0 ni। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। देखो यदि आपको परिनालिका, केवल परिनालिका बता रखी है तो उसके अंदर ही वाला फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, μ0 ni वाला यूज में लेना है। ओके, तो ये हो गया। n की वैल्यू कितनी है, 20,000 और i की वैल्यू आपको कितनी यूज में लेनी है, 2.5। ओके, तो यहां से अब इसको देखें, मैं जैसे बता रहा हूं आपको वो एक बार क्लियर कर लीजिए। 2.5 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10, 2 और पाई ये रह गया 2, पाई की वैल्यू 3.14, ये यहां से एक 10 निकला, 4 घात ये है, 1 घात ये 10 वाली निकल गई, 5 हो गई।
5 घटा देंगे तो 10 की घात -2, तो 0.628 इंटू 10 द पावर -2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, टोरॉइड की आंतरिक त्रिज्या हमें 25 सेमी दे रखी है, बाहरी त्रिज्या हमें 26 सेमी दे रखी है और इसके ऊपर 3500 फेरे लिपटे हैं। कितने फेरे लिपटे हुए हैं? 3500 फेरे इसके ऊपर लिपटे हुए। धारा हमें 11 एम्पियर दे रखे टोरॉइड के बाहर वाले हिस्से पर, और अंदर जो खाली जगह है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। अब यहां से एक तो इसमें हमें औसत त्रिज्या निकालनी है, 25 + 26/2, तो ये 25.5 सेमी आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0 Ni, रेडियस के अकॉर्डिंग इस देखिए μ0 कैपिटल Ni बट्टे में 2πr, ये आ जाएगा हमारे पास में। चलिए तो 2 × 10 की घात -7, कैपिटल N का मान है 3500, I का मान है 11, R की जो वैल्यू है वो है 25.5 × 10 की घात -2। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट और इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि परिनालिका की लंबाई 0.1 मीटर है। हमें लेंथ कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। ये L की वैल्यू हमें 0.1 मीटर दे रखी है। इस पर लिपटी पहली परत में 50 फेरे हैं, जबकि दूसरी परत में 40 फेरे हैं। दोनों परतों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है 3 एम्पीयर की। तो इसके मध्य में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक तरफ धारा बहने से मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ क्रिएट होगा, दूसरी तरफ धारा बहने से विपरीत दिशा में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। धारा की डायरेक्शन यदि विपरीत है तो उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। तो यहां पर एक परत की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो देखो क्या है, μ0 N1 I1, और दूसरे की वजह से क्या है, μ0 N2 I2। यहां से आप देखें μ0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और जो धारा है वो भी कॉमन आ जाएगी। N1 यहां पर फेरों की संख्या जो कि कैपिटल N1 बट्टे में L माइनस कैपिटल N2 बट्टे में L से लिखी जा सकती है। ये जो L है ये भी यहां पर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका जो मान है 4π × 10⁻⁷, I की जो वैल्यू है वो है 3, L की जो वैल्यू है वो है 0.1 और N2 का मान है 50 - 40, तो 10 यहां से बाहर निकलेगा। एक पॉइंट यहां से मैं हटाऊंगा तो एक 0 ऊपर पुट कर दूंगा। चलिए यहां से देख लीजिए 10 और मैंने यहां से पॉइंट हटाया तो एक 10 और ऊपर चला गया। इसको 4π की वैल्यू, चलिए इसको ऐसे रख देते हैं, 12π × 10 की घात 2 यहां से कम कर दीजिए, इतना टेस्ला आ जाएगा। तो इसका आंसर आप इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ क्वेश्चंस और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एम्पियर का नियम अच्छे से समझा, उन पर आधारित जो अनुप्रयोग हैं उनको भी समझे और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जल्दी ही लेकर लौटेंगे। उस वीडियो में हम चुंबक के क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का अध्ययन करेंगे, कितना बल लगता है, उसका पथ किस प्रकार का होता है, साथ में हम साइक्लोट्रॉन भी वहां पर देखने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।